दुनिया के अलग अलग देशों से आए कुछ प्रोफेशनल चोर एक ऐसे मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं जिसे सुनकर कोई भी कह देगा कि ये करना नामुमकिन है। उनका प्लान 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक पैसेंजर प्लेन से $500 मिलियन का गोल्ड चुराने का होता है। सुनने में ये किसी इम्पॉसिबल मिशन जैसा लगता है, लेकिन यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस मिशन का हर स्टेप बहुत रिस्की होता है और एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। कहानी की शुरुआत एक ग्रैंड ऑक्शन से होती है, जहाँ चारों तरफ कैमरों लगे होते हैं और पूरे हॉल में एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। पुलिस को पूरा भरोसा होता है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच कोई भी चोरी नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तभी इंटरनेशनल मास्टर थीफ सीरियस बिना अपना चेहरा छुपाए आराम से हॉल के अंदर एंट्री करता है। उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इतना बड़ा चोर खुलेआम उनके सामने घूम रहा होता है और उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता। उसकी हर हरकत पर पुलिस की नजर बनी रहती है। कुछ देर बाद साइरस जाकर ऑक्शन हॉल के बीच में बैठ जाता है और एक NFT पर $20 मिलियन की बिड लगा देता है। इतनी बड़ी रकम देखकर वहां मौजूद हर इंसान शॉक रह जाता है। अब पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि सिरस जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। जैसे ही ऑक्शन स्टाफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अनाउंस करता है, उसी पल सिरस अपने ईयरपीस से अपनी टीम को सिग्नल दे देता है। स्टाफ हथौड़ा मारकर ऑक्शन खत्म करता है और अचानक पूरे हॉल में अलार्म बजने लगता है। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। CIA एजेंट एबी पहले से ही साइरस पर नजर रखे होती है। जैसे ही उसे साइरस की हरकत पर शक होता है, वह तुरंत पूरी बिल्डिंग सील करने का ऑर्डर देती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। साइरस पहले ही NFT आर्टिस्ट को वहां से लेकर निकल चुका होता है। तभी एबी को समझ आता है कि अगर साइरस सिर्फ NFT चुराना चाहता तो सबसे आसान तरीका आर्टिस्ट को किडनैप करना ही था। अब उसे एहसास हो जाता है कि ऑक्शन में जो कुछ हुआ वो सिर्फ लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए था। बिना देर किए एबी हार्बर की तरफ निकल पड़ती है ताकि किसी भी तरह साइरस को रोका जा सके। उस तरफ साइरस बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वह अपनी टीम के हैकर मीसन को प्लान शुरू करने का इशारा करता है। मीसन तुरंत नेटवर्क में घुसकर फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, जिससे एबी की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इसी बीच कमिला अपनी बोट की स्पीड बढ़ाती है और एक शार्प टर्न लेकर वहां से निकल जाती है। एबी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और लगातार उनके पीछे लगी रहती है। तभी माइसन रास्ते में मेटल बैरियर्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब एबी के पास हेडक्वार्टर्स में कॉल करके साइरस की फुल स्केल सर्च शुरू करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ NFT आर्टिस्ट को अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका किडनैप हो चुका है। उसे तो यही लगता है कि एबी शायद उसकी कोई ओवर एक्साइटेड फैन है। साइरस उसे अपने लग्जरी यॉट पर ले जाता है, जहां वह आराम से उसे $20 मिलियन देता है और पार्टी ज्वाइन करने का इन्विटेशन भी देता है। लेकिन आर्टिस्ट को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसकी किडनैपिंग की खबर अब तक हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पहुंच चुकी है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तब साइरस और उसकी टीम उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। उसे पता चलता है कि ये पूरी किडनैपिंग सिर्फ एक ड्रामा था, ताकि उसके NFT की वैल्यू कई गुना बढ़ जाए। ये सुनकर वह पूरी तरह शॉक रह जाता है। तब साइरस उसे मोनालिसा का एग्जाम्पल देकर समझाता है कि कई बार किसी चीज की चोरी ही उसकी कीमत आसमान तक पहुंचा देती है, और यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। किडनैपिंग की न्यूज फैलते ही आर्टिस्ट के काम की कीमत तेजी से बढ़ने लगती है। आखिरकार वही डील $89 मिलियन में कंप्लीट होती है। इतनी बड़ी सक्सेस देखकर आर्टिस्ट खुशी से झूम उठता है। उसी दौरान CIA को एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्हें पता चलता है कि टेररिस्ट लीडर लार्स बहुत जल्द $500 मिलियन का इलीगल गोल्ड स्मगल करने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ा शौक तब लगता है जब एबी को इस मिशन के लिए साइरस की मदद लेने का ऑर्डर मिलता है। एबी इस फैसले का जोरदार विरोध करती है। उसे लगता है कि एक मास्टर थीफ पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन उसके सीनियर साफ बताते हैं कि इस बार हालात इतने गंभीर हैं कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एबी और सिरस के बीच पहले से ही काफी बुरा पास्ट रहा होता है, इसलिए उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। फिर भी मजबूरी में वह सिरस के पास जाती है और उसे डील ऑफर करती है कि अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो उसकी पूरी टीम के पुराने क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। साइरस इस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वह एक ऐसी कंडीशन रखता है जिसे सुनकर एबी भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। वह चाहता है कि इस पूरे मिशन में एबी भी उनकी टीम का हिस्सा बने। अगले दिन जब साइरस अपनी टीम को इस मिशन के बारे में बताता है, तो कोई भी इस फैसले से खुश नहीं होता। सबको लगता है कि एबी CIA की तरफ से बिछाया गया एक ट्रैप हो सकती है, लेकिन सिरस उन्हें समझाता है कि एबी पहले से उनके कई सीक्रेट्स जानती है। अगर वह उनके साथ रहेगी तो उसे संभालना आसान होगा। काफी देर तक बहस चलती है, लेकिन आखिर में पूरी टीम इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एबी सभी को मिशन की पूरी डिटेल समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि ठीक 17 दिन बाद लार्स लंदन के एक बैंक से $500 मिलियन का गोल्ड ज़ुरिक भेजने वाला है। पूरा गोल्ड एक स्क्वायर वुडन क्रेट में रखा जाएगा, जिसका वेट करीब 10 टन होगा। सबसे पहले इसे भारी सिक्योरिटी के बीच ट्रक से एयरपोर्ट लाया जाएगा और फिर स्विस एयर के पैसेंजर प्लेन में लोड करके सीधे ज़ुरिक भेज दिया जाएगा। मिशन का पूरा प्लान सुनने के बाद टीम के सभी मेंबर समझ जाते हैं कि जमीन पर इस गोल्ड को चुराना लगभग नामुमकिन है। इतनी सिक्योरिटी के बीच कोई भी हाइस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन सिरस बिल्कुल शांत रहता है। वह कहता है कि अगर गोल्ड को जमीन पर नहीं चुराया जा सकता तो उसे हवा में चुराया जाएगा। उसका प्लान होता है कि फ्लाइट के बीच में ही गोल्ड ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए उन्हें एक दूसरे प्लेन की जरूरत होगी। जब दोनों प्लेन्स एक दूसरे के काफी करीब आएंगे, तब कुछ सेकंड के लिए रेडर सिग्नल एक्सचेंज किया जाएगा। उस दौरान गोल्ड वाला प्लेन रेडर से गायब हो जाएगा और किसी को भी उसकी सही लोकेशन का पता नहीं चलेगा। साइरस की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि अगर कोई ऐसा प्लान कर सकता है तो वो सिर्फ साइरस ही है। इसके बाद हैकर मीसन एक ऐसा प्लेन ढूंढ निकालता है जो पहले से ही काफी मॉडिफाइड होता है। इस प्लेन को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें ऑटोमेटिक स्टील पाइप्स भी लगी होती हैं। तभी डेंटन सभी को उस प्लेन की सबसे खास चीज दिखाता है। प्लेन के नीचे लगी एक बड़ी LED स्क्रीन उसे रडार के साथ साथ विजुअल डिटेक्शन से भी बचा सकती है। ये देखकर सिरस तुरंत समझ जाता है कि यही उनके पूरे मिशन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। प्लेन रेंट करने के बाद पूरी टीम प्लानिंग में जुट जाती है। सबसे पहले उन्हें रडार सिस्टम को कंफ्यूज करना होगा, फिर सही समय पर गोल्ड वाले प्लेन के करीब पहुंचकर सिग्नल एक्सचेंज करना होगा। प्लेन के मुताबिक करीब 9,100 मीटर की ऊंचाई पर सेफ खोला जाएगा। इसके बाद कई
कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस होती है। हर मेंबर अपने रोल की बार बार ट्रेनिंग करता है ताकि असली मिशन के दौरान गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद भी टीम के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। दो प्लेन्स जो करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहे हों, उनमें जैमर और ट्रांसपॉन्डर को एक साथ एक्टिवेट करना लगभग नामुमकिन होता है। अगर टाइमिंग जरा सी भी इधर उधर हुई तो पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। काफी सोचने के बाद सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें एयरलाइन के अंदर से किसी इनसाइडर की मदद चाहिए जो सही वक्त पर सिस्टम को हैंडल कर सके। तभी एब्बी को एक आदमी याद आता है जिसका नाम हैरी होता है। हैरी व्हील चेयर पर रहता है और CIA का इनसाइडर होने के साथ साथ एयरलाइन में भी काम करता है। वह ट्रांसपोर्ट स्टाफ के कई लोगों को अच्छी तरह जानता होता है। साइरस उसे टीम ज्वाइन करने के बदले $1 मिलियन ऑफर करता है। इतनी बड़ी रकम देकर हैरी भी बिना ज्यादा सोचे इस डील के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरी टीम दिन रात मिशन की तैयारी में लग जाती है। किसी के पास आराम करने का भी टाइम नहीं होता क्योंकि सब जानते हैं कि इस मिशन में गलती की कोई जगह नहीं है। तभी मी सन सभी को सिग्नल जैमर डिवाइस दिखाता है जिसे पैसेंजर प्लेन के अंदर इंस्टॉल करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि उसका शेप बिल्कुल बॉम्ब जैसा दिखता है। इसे देखकर एबी एक आइडिया देती है। वह कहती है कि डिवाइस को छोटे छोटे पार्ट्स में खोल दिया जाए, फिर टीम का हर मेंबर अलग अलग पैसेंजर बनकर प्लेन में चढ़ेगा और डिवाइस का एक पार्ट अपने साथ लेकर जाएगा। इससे सिक्योरिटी को किसी पर शक भी नहीं होगा। प्लेन के अंदर पहुंचने के बाद सभी पार्ट्स को जोड़कर जैमर तैयार किया जाएगा। आखिरकार सारी तैयारी पूरी हो जाती है और मिशन का दिन भी आ जाता है। टीम के सभी मेंबर्स बिल्कुल आम पैसेंजर्स की तरह प्लेन में बोर्ड करते हैं। कोई बिजनेस क्लास में बैठता है तो कोई इकोनॉमी क्लास में। दूसरी तरफ 10 टन गोल्ड कार्गो होल्ड में भारी सिक्योरिटी के साथ रखा होता है। लेकिन मिशन शुरू होते ही एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इंजीनियर लूक अचानक वहां से गायब हो जाता है। ये खबर मिलते ही साइरस भी कुछ पल के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि जैमर का सबसे जरूरी पार्ट लूक के पास ही होता है। वह तुरंत माई सन से कोई सोल्यूशन निकालने के लिए कहता है। इसी बीच कमिला अपना स्टेल्थ प्लेन उड़ाते हुए पैसेंजर प्लेन के पीछे पहुंच रही होती है और दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही होती है। तभी मी सन कैबिन स्कैन करके पता लगाता है कि प्लेन में 5 बॉडीगार्ड्स भी पैसेंजर बनकर बैठे हुए हैं। इनमें से 2 फर्स्ट क्लास में और बाकी 3 इकोनॉमी क्लास में होते हैं। ये सुनते ही पूरी टीम अलर्ट हो जाती है क्योंकि अब उनका मिशन पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जैसे ही प्लेन अपनी क्रूजिंग हाइट पर पहुंचता है, पैसेंजर्स को कैबिन में आने जाने की परमिशन मिल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टीम के सभी मेंबर्स एक एक करके इकोनॉमी क्लास के रेस्टरूम में जाते हैं और जैमर डिवाइस के पार्ट्स वहां छुपा देते हैं। इसके बाद एबी अपना बैकपैक लेकर फर्स्ट क्लास के रेस्टरूम में पहुंचती है ताकि डिवाइस को असेंबल किया जा सके। लेकिन उसकी घबराहट देखकर एक बॉडीगार्ड को उस पर शक होने लगता है। वह लगातार एबी पर नजर रखता है। तभी अचानक प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाती है और एबी के हाथ से डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर वह कुछ पल के लिए घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। उसी वक्त साइरस वहां पहुंच जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए डिवाइस को ठीक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ कमिला अपने स्टेल्थ प्लेन को पैसेंजर प्लेन के बिल्कुल बराबर ले आती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जैमर अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ होता। तभी रेस्ट रूम के बाहर खड़ा बॉडीगार्ड जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है। उस वक्त अगर डोर खुल जाता तो पूरी टीम वहीं पकड़ी जाती। एबी तुरंत सिचुएशन संभालती है और अंदर से ऐसी आवाजें निकालती है कि बॉडीगार्ड को लगता है कोई रेस्ट रूम यूज कर रहा है। वह बिना कुछ सोचे वहां से वापस चला जाता है। इधर साइरस पूरी स्पीड से डिवाइस रिपेयर करता है और आखिरकार जैमर एक्टिवेट हो जाता है। उसी पल कमिला सही टाइमिंग पकड़ते हुए अपने प्लेन को पैसेंजर प्लेन के पीछे लॉक कर देती है। सिग्नल एक्सचेंज सक्सेसफुल हो जाता है और देखते ही देखते दोनों प्लेन्स रेडार से गायब हो जाते हैं। अब मिशन अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुका होता है। उसी समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में बैठा हैरी भी अपना काम शुरू कर देता है। वह कैप्टन को फेक वेदर रिपोर्ट भेजकर बताता है कि ज्यूरिख का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया है। फिर वह उसे इमरजेंसी लैंडिंग के बहाने बर्फीले पहाड़ों के बीच बने एक एयरपोर्ट की तरफ जाने की सलाह देता है। अपना काम पूरा करते ही हैरी कामिला को सिग्नल भेज देता है। सिग्नल मिलते ही कमिला अगला स्टेप शुरू करती है। वह रेडर जैमर ड्रोन छोड़ती है और पैसेंजर प्लेन से थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। अब दोनों प्लेन्स पूरी तरह टीम के प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर कैप्टन भी पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग की अनाउंसमेंट कर देता है। अनाउंसमेंट सुनते ही पूरे कैबिन में हलचल मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ बॉडीगार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें साफ महसूस होने लगता है कि प्लेन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। इसी बीच कार्गो होल्ड में मौजूद मैग्नस अपना काम शुरू कर देता है। वह कंट्रोल पैनल पर एक एक करके बटन्स दबाने लगता है, लेकिन काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। टीम के सभी मेंबर्स की सांसें अटक जाती हैं क्योंकि अगर सेफ नहीं खुला तो उनका पूरा मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। तभी अचानक सेफ अनलॉक हो जाता है। मैग्नस राहत की सांस लेता है और तुरंत उसका पासवर्ड क्रैक करने में लग जाता है। अब गोल्ड तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका होता है। लेकिन उसी समय एक बॉडीगार्ड को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत अलर्ट हो जाता है और बिना देर किए कैबिन के अंदर फाइट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। पैसेंजर्स डर के मारे चीखने लगते हैं और हर तरफ क्योस फैल जाता है। कॉकपिट में बैठे कैप्टन को भी कैबिन से शोर सुनाई देने लगता है। सिचुएशन को गंभीर समझते हुए वह बिना देर किए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला ले लेता है। प्लेन तेजी से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही प्लेन एल्प्स के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, बॉडीगार्ड सिरस को गन पॉइंट पर लेकर सीधे कार्गो होल्ड में पहुंच जाते हैं। वहां वे गोल्ड चेक करते हैं और तुरंत लार्स को कॉल करके पूरी सिचुएशन बता देते हैं। दूसरी तरफ लार्स बिल्कुल शांत रहता है और सारी बात ध्यान से सुनता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि प्लेन एल्प्स एयरपोर्ट पर उतर चुका है, वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि गोल्ड और रॉबर्स दोनों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स सिरस, एब्बी और कामिला तीनों को प्लेन से नीचे उतार लेते हैं। कामिला को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वह भी प्रिजनर बन जाती है। अब पूरा गेम पलट चुका होता है। इसके बाद गोल्ड को दूसरे प्लेन में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। बॉडीगार्ड्स गन की नोक पर कामिला को बैकअप प्लेन उड़ाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ CIA हेडक्वार्टर्स में बैठे ऑफिसर्स को भी एहसास हो जाता है कि एब्बी और उसकी टीम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वे तुरंत ट्रैकिंग ऑर्डर जारी करते हैं और सैटेलाइट्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। जैसे ही बैकअप प्लेन टेक ऑफ करता है, उसी वक्त कामिला चुपके से सिरस को एक सीक्रेट सिग्नल भेजती है। सिग्नल मिलते ही सिरस तुरंत एब्बी से सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। अगले ही पल कामिला जानबूझकर प्लेन को जोर से हिलाती है। जिन बॉडीगार्ड्स ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, वे सीधे फ्लोर पर गिर जाते हैं। एक बार फिर पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और टीम को पलटवार करने का मौका मिल जाता है। लीड बॉडीगार्ड किसी तरह
तरह खुद को संभालता है और कामिला से पूछता है कि आखिर प्लेन इतनी बुरी तरह क्यों हिल रहा है। कामिला बिल्कुल शांत होकर जवाब देती है कि गोल्ड का वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लेन स्टेबल नहीं रह पा रहा। बॉडीगार्ड को उसकी बात पर थोड़ा